जो प्रोग्राम है ये स्पेशली जैकबाबाद में हॉस्पिटल है जिसका नाम जिम्स है। ये गुज़िश्ता गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जैकबाबाद जो कि 4-4.5 लाख आबादी का शहर है और एक ही सिविल हॉस्पिटल वहाँ काम कर रहा था, तो लिहाजा मियां मोहम्मद सोमरो या जटानी साहब इनकी काविशों से जैकबाबाद में एक हॉस्पिटल जिसका नाम जेम्स है के लिए कोशिश की गई और वो उसकी बुनियाद उसकी इब्तिदा जो है 2015 में हुआ और इसके लिए एक बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिसके तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंडर इस हॉस्पिटल को चलना था, जिसमें अवामी नुमाइंदे, गवर्नमेंट के ऑफिशल्स और मिनिस्टर्स हेल्थ इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल है। और ये हॉस्पिटल का मकसद वहाँ के लोगों को, गरीबों को, आम लोगों को फैसिलिटेट करना था, सहूलतें पहुँचाना इस हॉस्पिटल का मकसद था। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जेम्स से ही ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि फॉर्मर साबका फार्मासिस्ट हैं जेम्स के, और हम इनसे आज इस पे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरान अली शेख साहब जो फार्मासिस्ट थे जेम्स के। डॉक्टर साहब खुशामदीद, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो जेम्स है इसका मकसद क्या था और इसको किस तरह इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे रोशनी डालिए। सर एक्चुअली जो 9/11 वाला वाक़या हुआ था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में ना, उनके बाद ये एयरबेस जैकबाबाद की जो है वो उनको दी गई थी। तो उनके काम चल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में उस टाइम पे मिनिस्ट्री थी इनके पास, मियां मोहम्मद सोमरो के पास। तो उनसे रब्ता वगैरह हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ हमें फैसिलिटी दे दो। तो उन्होंने 2 प्रोग्राम देने की किया, हेल्थ और एनवायरनमेंट में उनका पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि पानी का अब तक हाल है जैकबाबाद सिटी में। और इसी हवाले से सेहत के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम दिया था, जो ये 133 बेड का जिम जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इंस्टीट्यूट है वैसे, सिर्फ हॉस्पिटल तक इसको महदूद नहीं रखना था। बदकिस्मती से 5 साल गुजरने के बाद भी वो इमरजेंसी स्टार्ट नहीं हो सकी है। बहरहाल वो तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन पे जो है वो बनी गई है, जिसमें रहायश है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ आगा खान के बाद पूरे सिंध में अगर कोई हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, वो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। सो मुख्तलिफ इनके डायरेक्टर आते रहे। इनसे पहले डायरेक्टर चना साहब थे, जो गवर्नमेंट उनके एक्ट के मुताबिक था। उनके बाद तकरीर हुई ब्रिगेडियर डॉक्टर जुबैर शेख साहब की, वो एज ए डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज तक लोग उनको याद करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर मोहम्मद अली लगारी साहब आए, वो सिविलियन पर्सन थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मगर जब से ये उनके बाद ये अचानक आ गए हमारे डायरेक्टर अब्दुल वाहिद तगड़ साहब, तो उनके बाद उनकी मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव या इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया तय है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर सर 2013 में बाकायदे सिंध असेंबली से इनका रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो इनकी बोर्ड कैसे होगी, उनका चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, फिर इनकी 2017 में अमेंडमेंट भी हुई है। तो उसकी उनके तहत ही डायरेक्टर की मुकर्रर होती है, उसमें वहाँ से लिखा हुआ है। तो जो डायरेक्टर जेम्स होगा उनकी कम से कम जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट में 10 ईयर जो है उनको एक्सपीरियंस वाला हो। ठीक है, तो बहरहाल क्या मामला हुए जो अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी अब्दुल वाहिद तगड़ साहब हैं जो मौजूदा जिम्स के डायरेक्टर हैं, इनकी तकर्री क्या आप समझते हैं कि एज पर रूल है? अगर एज पर रूल नहीं है तो इसमें क्या बेकायदगियाँ हुई हैं, जरा इस पर रोशनी। सर 2017 में सेक्रेटरी सेहत साहब ने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करवाई थी डायरेक्टर की अपॉइंट तकर्री के लिए, क्योंकि डायरेक्टर मोहम्मद अली लगारी साहब भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इनकी जो एक्ट के मुताबिक तकरीर होनी है वो सर्वेंट नहीं होना चाहिए, जेम्स का ऑनर हो, और उनकी जो है कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 ईयर्स का होगा। उसके लिए बाकायदे सेक्रेटरी साहब ने एडवर्टाइज
करवाई थी और उनके अगेंस्ट में 16 एप्लीकेशंस भी आई थी, मगर ये जैसे न्यू गवर्नमेंट आई वो 16 एप्लीकेशन वहीं की वहीं रही, ये कहीं और से जो है हायर हो गया और ये सिंपली एक जो है पोलियो डिपार्टमेंट में सुपरवाइजरी पे था। अच्छा तो आपका इनकी आपका मतलब ना आपका इनका कोई तक हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिकल इंस्टीट्यूट की तो बहुत बड़ी बात है मगर इनका तक हॉस्पिटल का भी नहीं है। एक खतरे फैलाने वाले को जो है इतने बड़ा इदारा दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब सबसे अहम चीज़ किसी भी हॉस्पिटल की, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट की सबसे अहम चीज़ वहाँ की मेडिसिन होती है। तो क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, मेडिसिन कैसे परचेज की जाती हैं, उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं और वो आम पेशेंट्स तक कैसे पहुँचती हैं? और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा ये है कि क्या उस पर अमल हो रहा है, क्या कहते हैं? क्योंकि आप उसमें सर पहले इसी बात पे आते हैं तो उनका परचेजिंग का और डिलीवरी का सिस्टम कैसा है। परचेजिंग एक्चुअली दो तरह की होती है हमारे, एक रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है जो गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक करके उनकी कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो फिर बुकों के तहत, क्योंकि पूरी सिंध में वो डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है वो मेडिसिन, उनके तहत होती है। और सेकेंडली लोकल परचेज होती है। लोकल परचेज का सेपरा के तरफ से एक पूरी एसओपी दी हुई है जो हर साल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब वो हर तरह क्या कहते हैं ये एडवर्टाइजमेंट होगी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वो आएंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया माना वो परचेजिंग का एक सिस्टम है। डिलीवरी का ये सिस्टम है तो वहाँ हमारे पास जिम्स में 4 फार्मेसीज हैं। एक इमरजेंसी के लिए जो अभी तक बंद पड़ी क्योंकि इमरजेंसी स्टार्टिंग, दूसरी है ओपीडी, उनकी फार्मेसी है और ओपीडी तकरीबन 1800 से 2800 के माना अप डाउन हो गए, ये एवरेज उनकी चलती है। और फिर इनपेशेंट फार्मेसी है, लेबर रूम के लिए फार्मेसी है, तो वहाँ से डिमांड आती है। वो डिमांड वहाँ पे जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो डिमांड बनाएगा, उसका अप्रूवल फिर फार्मासिस्ट देगा, फार्मासिस्ट के बाद वो फिर जाएगी डायरेक्टर साहब के पास, डायरेक्टर उस पर साइन करेगा, अप्रूवल देगा, फिर वो आएगी स्टोर पे, फिर वो स्टोर से स्टोर कीपर वो मेडिसिन रिलीज करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो अभी परचेजिंग हो रही है, मतलब इनका क्राइटेरिया जो है, डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम कितनी की परचेजिंग कर सकता है अपनी सवाबदी पे, अपनी उस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उसके बगैर? सर अपनी तो उसमें कुछ स्वादिष्टता है नहीं। एक तकरीबन 15 करोड़ का एक बजट जो है मखसूस किया हुआ है मेडिसिन की परचेजिंग के लिए, पर अनम पर मंथ पर आनम का होता है। क्वार्टरली जो रिलीज होती है 3-4 करोड़ के हिसाब से, और मतलब 15 करोड़ तक की इनकी लिमिट है हमारी, एलपी प्लस आरसी प्लस रिएजेंट जो केमिकल्स वगैरह जो भी कुछ आता है। अच्छा तो क्या तगड़ साहब इसको फॉलो कर रहे हैं परचेजिंग? आप क्या समझते हैं कि सही मानों में हो रही है, उसमें कोई है तो नहीं? सर एक्चुअली क्या है कि जो आरसी है ना उनका 50% एलपी करनी है, मगर यहाँ पे जो अभी गुजर चाहिए 19-20 फाइनेंशियल ईयर, इसी में उल्टा काम हुआ है। आरसी इतनी नहीं हुई जितनी एलपी हुई। आप क्या समझते हैं 5 करोड़ की, बल्कि 5 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने सिर्फ लोकल परचेज किया, रिएजेंट और केमिकल, ये आपकी मेडिसिन। इसके बावजूद कि मई से लेके मार्च से लेके मई तक बिल्कुल ओपीडी वगैरह बंद थी पब्लिक के लिए, मगर एलपी लोकल परचेज होती रही है। तो क्या ये कानून के मुताबिक थी या ये तगड़ साहब का अपनी स्वाबदी और अपनी अपनी स्वाबी। तो क्या कानून इस चीज की इनको इजाजत देता है? सर कानून अभी सोया हुआ है इस बार में, क्योंकि ये देखें पूरा शहर शराब एहतजाज है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखेंगे मुजाहिर हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी इनके अगेंस्ट में है, तंजीमें इनके अगेंस्ट में है, आए दिन मुजाहरे ये इनके खिलाफ होते रहते हैं। इवन यहाँ तक के एक में न्यूज़पेपर में देखा कि वो प्रेस क्लब के आगे बैठा हुआ है इनकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लेके, तो इस पर डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है और उन्होंने मुझे सिर्फ फोनेस्टान के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जहाँ 15 करोड़ की सालाना मेडिसिन आ रही है वहाँ डिस्पिन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप वहाँ फार्मासिस्ट थे, बाकायदा आपने ज्वाइन किया और एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तकरीबन तमाम स्टाफ ही हाँ। जो है, और वो सबको रेगुलाइज कर दिया गया साय आपको,
तो ये क्या क्या वजह हुई आपकी और तगड़ साहब के इख्तलाफात कैसे स्टार्ट हुए, और आप उनकी नज़र में नापसंदीदा शख्सियत है इस वक्त, तो इसके कुछ वजूहत हमें बताएंगे? सर एक्चुअली मैं पहले अपनी हायरिंग के बारे में बता दूं तो मेरी हायरिंग कैसे हुई। उस टाइम पे ब्रिगेडियर डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर साहब थे, जिप्स डायरेक्टर। पूरी 24 जो है उस टाइम पे मेंबर थे बोर्ड में, और बोर्ड के अलावा एक्सपर्ट जो डॉक्टर बैठे हुए थे जो इंटरव्यू कॉल कर रहे थे। तो मैंने प्रॉपर एक अप्लाई किया हुआ था, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उस पर जब मैं मेरिट लिस्ट पे आया और रिकमेंडेशन मेरी गई है, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी हेल्थ ने कॉल करके हायर किया। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, सबके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गए, मेरा नहीं हुआ। उसकी मेन वजूहत हुई ये थी कि 4 सितंबर 2018 में ये तगड़ साहब ने आके ज्वाइन किया। 19 सितंबर 15 दिन बाद डायरेक्टर साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया, बल्कि एक दिन पहले 18 तारीख को मैं गया। उन्होंने 1,80,00,000 की मुझे डिमांड बना के दी, मेरे स्टोर कीपर से बनवाई थी। मुझे कहा इस पर साइन करके दो डिमांड पे। मैंने कहा सर मैंने ये डिमांड नहीं बनाई है, तो मैं साइन नहीं करूँगा, मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं चेक कर लूँ उनको पहले। फिलहाल उन्होंने इजाज़त दी, आरसी थी, मैंने देखा जो ऊँच नीच थी वो मैंने उसमें करके, जिस चीज़ की डिमांड ज़रूरत नहीं थी वो मैंने माइनस कर दी, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने उसमें ऐड करके दे दी। बहरहाल उन्होंने मेरी उस पर नहीं देखा, मेरी इनिशियल को देखा और आगे उनको फॉरवर्ड कर दिया। मुझे अच्छा तो नहीं लगा। बहरहाल वो डायरेक्टर है, डीटीओ पावर उनके पास है, कल कोई बात होगी तो जवाब दे वो खुद लेंगे। अगले दिन क्या हुआ, 48 लाख की लोकल परचेज के मुझे ऑर्डर दे दिया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो मैंने सर इनकी मैंने आपको जो है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की एक एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर उसको बैठाए हुए कमेटी से इनका अप्रूवल ले लें। मैं अकेले इस चीज़ की 48 लाख की लोकल परचेज पे जो है डिमांड साइन नहीं कर सकता इस पर रूल। उन्होंने जबरदस्ती मुझे कहा तो भाई नहीं आपको ये साइन करना है। मैंने सॉरी सर, आप पहले बस कमेटी बैठा दें, कमेटी के सामने मैं करके दे रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ आपके। बस उस पर वो थोड़े से हाइपर हो गए, तुम मेरे इंसल्ट कर रहे, मेरा कहना नहीं मान रहे, डीडीओ पावर मेरे पास है। मैं तो बिल्कुल आपके पास है, मैं सर इनकार तो आपको नहीं कर रहा हूँ, मगर एक कमेटी के थ्रू हो, और हर इदारे में जहाँ भी मेडिसिन आती है वहाँ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है। अच्छा ये उन्होंने करने के बाद क्या किया है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक की कमेटी बनाई है। अच्छा कमेटी में क्या है, फार्मासिस्ट उसमें है ही नहीं। चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल वाहिद तगड़, मेंबर 3 रखे हैं, एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक एचआर ऑफिसर, एक फिनांस जो है अकाउंटेंट ऑफिसर, जिनका रोल ही नहीं है मेन। वैसे तरीकेकार ये होता है कि चेयरमैन होता है डायरेक्टर या एमएस होता है, जो भी हेड है इंस्टीट्यूट का या हॉस्पिटल का वो चेयरमैन होता है। सेक्रेटरी होता है फार्मासिस्ट, उनके बाद जो है ये कंसल्टेंट, ये मेंबर होते हैं, या ओटी जो इंचार्ज हो गया, क्योंकि ओटी में ऐसी चीजें जाती हैं जो बाकी डॉक्टर को पता नहीं होती, उसी साथ एक वो मेंबर होते हैं। बहरहाल वो फिर उनका अपना वो था, इस पे वो बस टसल करते हुए गए। आखिर जब रिन्यूअल का टाइम आया तो उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया। बाकी सबका जो बाकी हाँ मेरे साथ वैसे एक और डॉक्टर था, उसका भी नहीं किया। अच्छा उसका भी कुछ कसूर नहीं था। पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन उनकी हायरिंग 2015 से थी, मुझसे पहले की हायरिंग है। वो आ रहा था, हर चीज हो रही थी, बस उनका पीएमडीसी को मिस वगैरह हो गया, उस पर उनको फायर कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं अभी जो जेम्स है, जैकबाबाद मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट है, ये इसको लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, बजट प्रॉपर खर्च नहीं किया जा रहा, तो इसको कैसे इसकी बेटरमेंट की जा सकती है, कैसे इसको सही किया जा सकता है, इसके लिए कुछ चंद तजावीज़ सजेशंस आप सर देखिए ये तो मतलब गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इतने सारे एहतजाज हो रहे हैं, और एक जो जस्ट एमबीबीएस है, 2 साल गुजरने के बावजूद उनको एक्सपीरियंस नहीं आया इस चीज का, सिवाय खाने पीने के। बीच में ये आरबीसी वैक्सीन स्टार्ट हुई, कुत्ते काटने की ये मुहिम चली, उसमें किसी भी मुझे बताएं पूरे कराची से लेके कश्मीर तक किसी भी एक हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल में 50 लाख की वैक्सीन नहीं आई होगी। उन्होंने 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन परचेज की है, वो लोकल परचेज पे बगैर टेंडर के। अच्छा
हमारे जैकमाबाद की अब बजट बढ़ी है, न तो इसकी 95 लाख थी बजट हेडक्वार्टर जिम सिविल अस्पताल की, और अब्दुल वाहिद तंगड़ साहब एलपी का एक एक जो सबमिशन डिमांड दे रहा है, एक ऑर्डर सिर्फ 92 लाख की। आप समझ रहे हैं, जी 92 लाख में एलपी हो रही है। 2800 वाली एक इंजेक्शन 4000 में आ रही है। अच्छा, ये डायरेक्टर जो मोहम्मद अली लगारी साहब ने था, उन्होंने इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक और अच्छा काम किया था कि लोकल परचेज के लिए भी टेंडर करवाया था, उनके रेट लिए थे। अच्छा, उसी में आरबीसी का रेट है 650 रुपए, वेंडर ने 650 में दिया है, फिर 750 में, फिर 1100 में, वही जो टेंडर। अच्छा, वो बाउंड है, मार्केट में रेट अप हो या डाउन हो, उनको 650 में देनी है, मगर हमारे डायरेक्टर मोहतरम साहब वही चीज 1100 में परचेज कर रहे हैं। तो इसकी बेहतरी कैसे मुमकिन है मतलब क्या सर, इनकी बेहतरी तो इमीडिएटली ये है कि ये डायरेक्टर को हटाया जाए और प्रॉपर इदारे की इंक्वायरी की जाए, तब जाके मतलब जो नेक्स्ट आएगा तो वो भी केयर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, आपने काफ़ी डिटेल बात की। नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, वैसे अमूमन जो है सिंध के अदारे तो माशाल्लाह सारे ही तबाह हैं। वहाँ एक ये भी है कि जो अदारा कम अज़ कम सेहत को तो बख्श दें, सेहत को तो छोड़ दें, लोगों की सेहत का ख्याल रखें। मैं अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैकबाबाद के लोग सरापा इस्तेजाज हैं, न्यूज़पेपर में ख़बरें आ रही हैं, टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वाहिद तगड़ साहब के पीछे कौन है, ये इतने मजबूत क्यों हैं कि इनको इनकी सीट से हटाया नहीं जा रहा। तो मैं अरबाब इख्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मेरा पुरजोर अपील है, दरख्वास्त है, वो इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से है कि वो इस पर आज खुद नोटिस लें ताकि कौम के पैसे को बर्बाद होने से बचाया जाए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि तगड़ साहब को हटाएं और एक इंक्वायरी कमेटी बनाएं जो कि गैर जानबदाराना उसकी इंक्वायरी करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।